एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस स्पीकर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी कल आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बता चुका हूँ। आज हम उसकी आलोचना पढ़ेंगे। अब यहाँ आप इस बात को ध्यान रखें कि आदर्श और यथार्थ में अंतर होते हैं, पर कई बार ये अंतर इतने बढ़ जाते हैं या इसमें इतने सारे फैक्टर आकर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये तय करना मुश्किल होता है कि किस चीज़ को स्वीकार किया जाए, आदर्शों को या यथार्थ को। ऐसा ही कुछ इस सिद्धांत के साथ हुआ कि राज्य इसको मानने को तैयार हैं, आदर्श की बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता। विभिन्न राज्यों के बीच में इसके बिंदुओं को लेकर सहमति भी बनी है। कई मुद्दों पर असहमति हुई है तो उसको बातचीत के द्वारा ठीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः ख़ास तौर से आप देखें प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आदर्शवाद हाशिए पर आना शुरू हुआ, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग के जो समय है, अवधि है, वह राष्ट्रसंघ से पहले की है। लीग ऑफ नेशंस जिसको आप कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। बड़े ऊंचे आदर्श लिए गए उसके लिए, जो गलत भी नहीं थे। आखिर विश्व ने इतना बड़ा नरसंहार, इतना विध्वंस देखा था, तो उसको ठीक करने की कोशिश की भी जानी थी और की भी गई। लेकिन इसके पीछे एक तर्क ये भी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, जो यथार्थवादी है, कि आखिर जिस चीज़ों पर सभी देश सहमत थे, कोई अलग विचार नहीं था, व्यवस्थाओं को लोग मान रहे थे, और इन सब के बावजूद स्थितियां हाथ से निकलती गईं और देशों के तनाव, देशों के संघर्ष, सैन्यीकरण, उग्र राष्ट्रवाद, ये व्यवस्थाएं जो आदर्शवाद को सबसे बड़ी चुनौती पहुंचाती हैं, ये पनपती गईं, विकसित होती गईं। मैंने आपको अपने पूर्व के व्याख्यानों में कहा है कि कोई भी विचार शून्य में से नहीं आता, वो तात्कालीन समाज व्यवस्थाओं की उपज होता है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कुछ विचारक हैं जो समय से परे थे, जिन्होंने ऐसे विचार दिए कि जिनको आप किसी भी समय चुनौती नहीं दे सकते, कालजयी इसको आप कह सकते हैं, बियॉन्ड द टाइम। लेकिन व्यवस्थाएं जो होती हैं और राज्यों के जो आंतरिक संबंध हैं, वहाँ कई बार ऐसी स्थिति आती है जब चुनौतियाँ मिली और जब उनके समाधान खोजने की कोशिश की गई, तो ये पाया गया कि बजाय आदर्शवाद के यथार्थवाद में उनके समाधान ज़्यादा आसानी से खोजे जा सकते हैं। लेकिन अच्छा काम भी हुआ। मैं पहले तारीफ़ करूँ आपके सामने, अल्फ्रेड जिबन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रसंघ पर कार्य किया और ये बताया कि किस तरह इस आदर्शवादी सिद्धांतों के तहत ही इतने समय तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अवधि है, उसमें राष्ट्रसंघ ने एक प्रभावी भूमिका निभाई। एक नाम और आता है, जेम्स शॉर्टवेल। इन्होंने युद्ध को अवैध घोषित करने के लिए एक रिसर्च की कि वॉर को ही इलीगल घोषित किया जाए, और बड़े इनको समर्थन मिला, सैद्धांतिक रूप से ही सही, लेकिन इन्होंने तर्कों के माध्यम से साबित किया कि युद्ध समस्या का विकल्प नहीं है, बल्कि वह समस्या को आगे सरकाने का माध्यम है। तीसरा नाम जो इसमें सामने आता है वो है फिलिप बेकर का। इन्होंने काम किया निशस्त्रीकरण के ऊपर कि दुनिया में क्योंकि इतने विध्वंसकारी, प्रलयंकारी हथियार हैं और उनकी रिसर्च भी आगे जारी है, जब तक ये हथियार रहेंगे दुनिया में अशांति रहेगी और आदर्शवाद के लिए स्थान नहीं रहेगा। जब तक शस्त्र रहेंगे अशांति रहेगी। ये बड़े बड़े काम हुए। आप देखिए, इसके अलावा जो संस्थाएं बनी, उनमें भी आपको आदर्शवाद के तत्व दिखाई देंगे। लेकिन समस्या वही आती है कि जब जहाज पानी में उतारा जाता है तो स्थितियां कुछ और होती हैं।
जब वो बंदरगाह पर खड़ा होता है, उसका निर्माण हो रहा होता है, तब हालात कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो पानी में उतरता है तो आसपास की चुनौतियाँ, संभावनाएं कुछ बदल जाती हैं। तो उसी दृष्टिकोण से इसको हम देखते हैं। पहला जो विचार है वो मर्गेंथाउ ने दिया है। वो ये कहते हैं कि परस्पर विरोधी विचारों और संघर्ष की उपस्थिति के कारण ये जो आदर्शवादी नैतिकतावादी सिद्धांत है, इसकी सफलता की ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं और ना हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि शक्ति का जो संप्रत्य है वो परिवर्तनशील है, राज्यों की क्षमताएं अलग अलग हैं और राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 100% प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए वो प्रयास करते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य है शक्ति में वृद्धि, दूसरे की शक्ति में कमी या कटौती और शक्ति संतुलन को के पलड़े को अपने पक्ष में झुकाना। इसलिए आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो वर्तमान युग में क्रियान्वित करना बेहद मुश्किल और जटिल कार्य है। अगली आलोचना है युद्ध और शांति स्थापना के प्रयास के रूप में स्वीकृति। देखिए, ये मैंने एक आपको बहुत विशिष्ट बात बताई है। युद्धों में शांति भंग होती है या युद्धों से शांति स्थापित होती है, ये दो वाक्य हैं। आप इन्हें गहनता से सोचिए तो फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि युद्धों को शांति स्थापना के प्रयास के रूप में स्वीकृति राष्ट्रों द्वारा दे रखी है। किसी की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करने के लिए युद्ध तो एक उपाय बना गया है। तो ऐसे में आदर्श व्यवस्था कहाँ आड़े आ रही है और उसका क्रियान्वयन भला किस रूप में हो पाएगा? संभव ही नहीं। तीसरा बिंदु है आदर्शवादी प्रेरित संस्थाओं की असफलता। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिन संस्थाओं की निर्माण की पृष्ठभूमि आदर्शवाद रही, जिनके सिद्धांतों में आदर्शवाद दिखाई दिया, आज आप देख लीजिए किसी भी आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ी हुई किसी भी संस्था के चार्टर को उठाकर देख लीजिए, जो उसके नियम, कायदे, कानून या उसका संविधान है, आपको आदर्शवाद हर एक की पृष्ठभूमि में खड़ा दिखाई देगा, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर वो चीज़ नहीं हो पाती, वो सफल नहीं हो पाती। और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, और चीज़ छोड़ दीजिए, संयुक्त राष्ट्र से पहले तो लीग ऑफ नेशन ही था, जिसको आप राष्ट्र संघ कहते हैं, किस बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके सदस्यों ने ही, वो भी वो जो उसके निर्माणक थे, उन्होंने एक एक करके लीग ऑफ नेशन के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ानी शुरू की और उड़ती गई। आप देखिए, जापान जब आक्रमण कर रहा है दूसरे देशों के ऊपर, हिटलर जब यूरोप में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, धमकी के दम पर, ताकत के दम पर, विचारधारा के दम पर, वो आसपास के देशों को निगलने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। असफल नहीं, सफल कोशिश। तो आखिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होना ही था, क्योंकि राष्ट्र संघ असफल हो चुका था। इसके अलावा इसका अंतिम आलोचना का जो बिंदु है वो है उग्र राष्ट्रवाद की अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विजय। देखिए, दो चीज़ हैं, राष्ट्र और विश्व शांति, किसका चुनाव किया जाए? तो नेताओं के सामने, नेतृत्वकर्ताओं के सामने, पार्टियों के सामने, जनता के सामने, सेना के सामने बड़ा स्पष्ट होता है राष्ट्र पहले, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। और ऐसा अनेकों बार हुआ है कि राष्ट्रवाद, जो उग्र राष्ट्रवाद रहे, उनकी बलिवेदी पर अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बलि पे चढ़ाया गया और विश्व शांति दांव पर लगी। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं थी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपसे एक बात कहता हूँ, लाख असफलताएं कहीं हों, आज भी जब कोई संस्था बनती है, जब कोई विचार दिया जाता है जिसको समाज की सहमति मिलती है, चाहे वो शांति हो, निशस्त्रीकरण हो, चाहे वो विकासशील देशों को आर्थिक और मेडिकल दवाओं की सहायता हो, उनको शुद्ध पेयजल की प्राप्ति की सुनिश्चितता हो, इन सब कार्यों की पृष्ठभूमि में
एक चीज़ स्थिर होती है, जिसको आप कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण।